हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय नंबर 1 पादपों में पोषण। पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, पोषण की कौन कौन सी विधियाँ होती है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कवक क्या होते हैं, शैवाल क्या होते हैं, समपोषी विषमपोषी पोषण की विधियाँ क्या है। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं इसमें मुख्य रूप से मृतजीवी क्या है, सहजीवी संबंध किसे कहते हैं। सबसे पहले देखो, कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं और ये भोजन के ये घटक क्या हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप या पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मनुष्य सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। पादपों में पोषण की विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, पोषण क्या है कि सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। अब आगे देखो, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाते हैं। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। तो देखो, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्वपोषण या स्वपोषी किसे कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो ऐसी विधि क्या होती है, पोषण कहलाती है। अतः ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, या ऐसे पादप स्वपोषी कहलाते हैं। इसके बाद देखो आप, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, अतः उन्हें हम क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। देखो 1.2 प्रकाश संश्लेषण या पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए और मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्तियां की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है और यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं और ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। तो छिद्र क्या है, वायु में उपस्थित कार्बन वायु प्रवेश करती है और यहाँ से होगा, पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है और यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। ऐसे छिद्र क्या कहलाते हैं, रंध्र कहलाते हैं। इससे पहले कुछ परिभाषाएं देखो, इमारत बनाने से बनी ईंटों से बनती इसी प्रकार जो सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्म दृष्टि से देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं और एक कोशिका एक पतली बाहरी संरचना द्वारा घिरे रहते हैं जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं और इनमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है जिसे केंद्र कहते हैं। केंद्र के चारों ओर जेली जैसी संरचना पाई जाती है, उसे कोशिका द्रव कहते हैं। ये जो एक संरचना है वो क्या है, कोशिका की, जिसके सेंटर में केंद्रक है, कोशिका द्रव है, इसके अलावा जो कोशिका झिल्ली है। अब देखो, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं में पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थ के परिवहन के विषय में और आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। देखो, पत्तियों में एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। तो अंडरलाइन हो जाएगी कि हरे रंग का जो वर्णक है पत्तियों में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश सौर ऊर्जा को संग्रहण करने में क्या है, पत्तियों की सहायता करता है। ठीक है, आगे देखो, इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाई से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखो, जो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
ऊर्जा ग्रहण करता है और इस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अंततः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम जिसे पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा और सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में सजीव अपना जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों की क्लोरोफिल कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं और इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है और कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। पत्ती से स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये जो संरचना है आप देख रहे हैं, इसमें जो ये है क्या, क्लोरोफिल है। ये जो रंध्र या छिद्र के, जो रंध्र के दोनों तरफ दिखाई देने वाली कोशिका द्वार कोशिकाएं हैं, जो इसका चित्र इसमें देखोगे तो पत्ती की निचली सतह पे दिखाई देगा आपको। मुख्य रूप से जो ये दोनों तरफ है द्वार कोशिकाएं हैं, सेम के बीज के आकार की, और बीज का भाग जो रंध्र द्वार है। ये आगे देखो, इसमें देखो सूर्य का प्रकाश आता है, इसके साथ पत्तियों में क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस की और जल और खनिज जो जड़ों द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है और पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनता है और जो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब आगे देखो क्रियाकलाप। इससे पहले देखो, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने तथा हरी शाखाएं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोषण द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल के असूल रूपी हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं और जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब देखो क्रियाकलाप 1.1। एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। एक गमले को अंधकार अथवा काले बक्स में 72 घंटे के लिए रख दीजिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकन को नोट कीजिए। जब उस गमले को जिसमें आपके अंधकार में रखा था उसे 3-4 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। अंततः पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिखिए। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्णक रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रसाधन कर देते हैं अथवा ढक देते हैं और इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों, तालाब तथा ठहरे हुए जलाशयों में हरे रंग के अवपंखी देखे होंगे। ये सामान्यतः जीव की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें हम शैवाल कहते हैं। शैवाल क्या होते हैं? जो गीली दीवारों, तालाब या ठहरे हुए जलाशयों में हरे रंग के अवपंखी काई पादप होते हैं, देखे होंगे। और ये सामान्यतः जीवों की वृद्धि के कारण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब देखो, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कैसे होता है। अभी आप पढ़ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है और जिसमें क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजनीय गैसीय अवस्थाओं के प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी से कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन का उपयोग यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निमुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन पदार्थों की प्रचुरता होती है और इस अन्य सहघटकों के कारण पादप की नाइट्रोजन की मांग की पूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य सहघटकों जैसे कि प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। कुछ पादप ऐसे भी है जिन्हें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषण किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर रहते हैं और विषम प्रणाली का उपयोग करते हैं। क्या आप एक वृक्ष के तने या शाखा से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचनाएं दिखाई देती हैं? ये अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। वह पादप
परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। ये आरोही होते हैं, जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी पादप अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु भी इस प्रकार के परजीवी हैं? आपके इस विचार करना चाहिए। आपने अध्यापक से इस विषय में चर्चा कीजिए। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादपों हैं जो कीटों को पकड़कर अथवा उन्हें बचा पाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। पादप को देखिए, इसकी घट के समान संरचनाएं देखने वाली संरचना वास्तव में उनकी पत्ती का भाग है और पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उसे उनके रोमों को बीच फंस जाते हैं कि घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन कर दिया जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप क्या है? कीटभक्षी कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप या सन ड्यू कीटभक्षी पादपों के 2 अन्य उदाहरण हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीव कीटभक्षी कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप और सन ड्यू कीटभक्षी पादपों के उदाहरण हैं। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है? मृतजीवी। आपने बाजार में छत्र मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टहनियों अथवा तनों एवं छालों पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। छत्र के पैकेट सड़ी गली वस्तुओं पर उगा मशरूम या छत्र। क्रियाकलाप 1.2 ब्रेड डबल रोटी एवं अन्य एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें और इसे किसी नम या उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रख दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना न दिखाई देने लगे। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोट में लिखिए। कुछ संभव है कि आपके रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़े। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती हैं। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैसे जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्रावन करते हैं तथा उन्हें साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलेय को भोजन का पाचन करने में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। कवक फंजाई जो अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं, ये उन परिस्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अन्य वस्तुएं कवकों की वृद्धि के लिए कारण नष्ट एवं अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अभिभावकों के से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। सामान्यतः कवकों के बीज वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपने वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषण तत्व एक दूसरे से बांटते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सहजीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों कुछ कवकों को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में जल एवं पोषण में सहायता करते हैं। कुछ वृक्ष के लिए संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं। इनमें एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल होता है जबकि जो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषण तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण खाद्य कणों कवकों को देता है। देखो, सहजीवी जमन कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास तथा पोषण तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। इसका उदाहरण है लाइकेन, जिसमें क्या है? कवक, शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं। आगे देखो, मृदा के पोषण की पूर्ति किस प्रकार होती है? मृदा में पोषक की। क्या आपने किसान को खेत में अथवा माली को बगीचे के लॉन में गमले में खाद या उर्वरक डालते देखा होगा? क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अंततः मृदा में उनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है और उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए
मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञात हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उनके स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यदि वायु में नाइट्रोजन के गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इनका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीव जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ये चना, मटर, मूंग, सेम और अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास और खाद्य प्रदान करते हैं। अंततः उन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं जैसे कि परजीवी तथा मृतजीवी। परजीवी या मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहित किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीट और पौधे आंशिक रूप से विषमपोषी हैं? आज हमने इस पाठ से क्या सीखा कि सभी जीवों को खाद की आवश्यकता होती है, जिसके कारण उपयोग में अपनी कर दिया हूँ शरीर के रखरखाव तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थों का प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है, अतः ऑक्सीजन का उपयोग भी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, अतः विषमपोषी कहलाते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 पादपों में पोषण समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।